आई हमनी के बड़ भाई विनय पासवान जी जे बिशमरापुर के निवासी बनी। आज जे केसरिया से चुनाव लड़ रहल बनी, केसरिया विधानसभा से, तो वहाँ के 19 तारीख के नॉमिनेशन बा। बहुत कम समय में, बहुत कम उम्र में वहाँ के जनता के सेवा क के आज बहुत जगह पहचान बनैनी। सब लोग हर जगह से चुनाव के तैयारी कर रहल बा, तो वहाँ के भी टिकट मिलल है। बहुत खुशी बा, हमरा तरफ से बधाई बा। केसरिया के भी जनता से जे वहाँ के चाहे वाला बानी, वहाँ के दुख सुख में भी साथ दिले। जे भी कहला, कोई जाति से आज तक वहाँ के कोनो भावना ना रहे, जातिवाद रहबे ना करे। तो ऐसे रउआ लोगन सपोर्ट करी, भाई के खुशी दी, आगे उम्मीद दी, ताकि वहाँ के भी अपन समाज में आके जवन कैले बानी सब दिन सेवा ओकर बनिहारी रउआ लोगन के देवे के बा। अपन वहीं बनिहारी रउआ लोगन से ली। हर की हमर विनय भैया बिशमरापुर के लाल हो, केसरिया में आई के करी है कमाल हो। सब कोई के हाथ जोड़ी करे ले अरदास हो, सब कोई के हाथ जोड़ी करे ले अरदास हो। दुख सुख जे झेलत हो ई करी है आजाद हो। देखली ही कैसन बाटे अभी हाल हो, केसरिया में आके हो करी है कमाल हो। नमस्कार, मेरा नाम राजा बिहारी, आप इस वक्त नेशनल फंडा देख रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव का डेट का ऐलान हो चुका है। ऐसे में पूर्वी चंपारण जिले का एक ऐसा विधानसभा है जिस विधानसभा में अब चर्चा तेज हो गई है। चर्चा इसलिए भी तेज हो गई है कि उस विधानसभा में कई ऐसे प्रत्याशी है जो कि मजबूत है और अपने आप में दावेदारी ठोक रहे हैं, अपने आप में मजबूत है और जो है कि दावेदारी ठोक रहे हैं। लेकिन इन सब चीजों को लेकर के अब उसमें कुछ ऐसी बदलाव होने वाली है जिसको लेकर के हम बातचीत करेंगे हम केसरिया विधानसभा को लेकर के। केसरिया विधानसभा अब चर्चा का विषय बन चुका है। केसरिया विधानसभा में कई ऐसे प्रत्याशी है जो महागठबंधन से है, महागठबंधन के घटक दलों से कई ऐसे प्रत्याशी जो है कि अनगिनत प्रत्याशी जो है कि उसमें लाइन लगते जा रहे हैं, प्रत्याशी जो है कि बढ़ते जा रहे हैं। चुनाव का जो है कि घोषणा हो चुका है, डेट नजदीक आ चुकी है, जो कि नामों का जो है कि ऐलान होने जा रहा है, तब भी जो है कि प्रत्याशी इसमें बढ़ते जा रही है। इसमें क्या कुछ समीकरण अभी हो रहा है, क्या कुछ इसमें बदलाव होने वाली है, और ये सीट आखिर किसके खाते में जाएगी और जाएगी तो किसका कितना नुकसान होगा, इन सब चीजों को लेकर के बातचीत करने वाले हैं। हमारे साथ हमारे वरीय पत्रकार विवेक जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। विवेक जी, सबसे पहले स्वागत है चैनल आपका। बहुत बहुत धन्यवाद राजा भाई। विवेक जी, केसरिया विधानसभा एक ऐसा विधानसभा सीट है जहां महागठबंधन से तकरीबन 6 से 7 ऐसे प्रत्याशी है, मतलब उससे ज्यादा ही होंगे, और उन प्रत्याशियों में हर प्रत्याशी अपने आप में मजबूत है। तो इस बार क्या लगता है केसरिया का जो है कि समीकरण क्या होने वाला है इस बार केसरिया में, क्योंकि चुनाव का डेट रिलीज हो चुका है, उसमें जो है कि कहीं ना कहीं अब नामों का अनाउंस भी हो रहा है। कई ऐसे प्रत्याशी जो क्यास भी लगा रहे हैं कि कितना परसेंट के हिसाब से, कोई 60%, कोई 70% कह रहा है कि हमको मिलेगा, हमको टिकट मिलेगा। तो क्या कुछ हो सकता है इस चीज? तो केसरिया विधानसभा एक ऐसे विधानसभा अभी बन गया है क्योंकि कई सारे राज्यों से दावेदारी पेश किए। उसके बाद वीआईपी से भी 2 बड़े चेहरे, जो एक भोजपुरी इंडस्ट्री का सिंगर थे, दूसरा एक निर्दलीय एमएलसी के लड़के हैं वरुण विजय। निर्दलीय जो एमएलसी हैं महेश्वर सिंह, वो भी चुनाव पीछे 2 विधानसभा वो चुनाव लड़े हुए हैं। 15 का वो चुनाव नहीं लड़े, 20 का लड़े और 10 का लड़े थे, तो उनको वहां पे सफलता नहीं मिली। वो अपने बेटों को उतारे हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं पहले भी उनकी जो बुद्ध अध्यक्ष से लेकर जितने भी लोकल नेता हैं उन पे अच्छी पकड़ है। साथ ही साथ इस समय महागठबंधन से दावेदारी हो रही है, तो एक गेम चेंजर के तौर पे वहां पे देखा जा रहा था। लेकिन टेंशन अब इसलिए केसरिया में बढ़ रहा है इनका और शालिनी मिश्रा का, एनडीए की तरफ से जो शालिनी मिश्रा है, क्योंकि ओवैसी साहब और चंद्रशेखर साहब, अच्छा, ये दोनों आदमी आ रहे हैं साथ, और उनके प्रत्याशी अगर उतरते हैं तो बड़ी मुश्किल होगी। क्योंकि जहां पे एमडी समीकरण लागू होगा, जैसे एमआई समीकरण आप देख रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल वहीं एमडी समीकरण केसरिया में लागू होता है, तो इन दोनों के बीच एक तीसरा विकल्प, मजबूत विकल्प सामने आपको। अच्छा, मतलब मुसलमान और दलित, हाँ, मुसलमान ये साथ मिलते हैं तो समीकरण यहाँ पे चेंज हो जाएगा, क्योंकि सब में बराबरी का हक बंटने लगेगा। अच्छा, तो देखिएगा, तो ये 2 जो एमडी समीकरण बन रहे हैं मुस्लिम और दलित का,
जी समझ जाइए कि कहीं ना कहीं बहुत चेंज होने को देखने को मिलेगा अगर ये लोग एक तरफा जाते हैं। और चंद्रशेखर साहब आते हैं तो बहुत सारे ऐसे समाज हैं जो एक बार उनकी अगर यहाँ पे सम्मेलन हो गया तो फिर उनके कैंडिडेट को वोट जाना तय है। फिर वही ओवैसी साहब आते हैं तो उनके भी जो समाज के लोग हैं जो उनको नेता मानते हैं वो सभी भी पलट के उनका साथ दें। अच्छा, आप जो बातें बता रहे हैं, अगर इतना उन लोगों के पास टाइम है कि हर विधानसभा में जाकर के प्रचार करें? देखिए सभी राजनीतिक पार्टियों का होता है, ऐसे जितने भी नेता हैं लगभग सभी विधानसभा में सम्मेलन होता है और सभी में जाना पड़ता है। अच्छा, तो उसी प्रकार से वो लोग भी आएंगे। चुनाव के समय देखिए एक दिन में आप पिछले लोकसभा का चुनाव देख रहे होंगे से लगभग 300 से ऊपर रैलियां तेजस्वी यादव किए थे। वो बोले भी कि हम ट्रैक्टर बना दिए हैं हेलीकॉप्टर। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो चुनाव में कुछ भी संभव है, ये नहीं बोलिए सर इतना बड़े नेता को समय है। अच्छा, चुनाव के लिए देखिए जो प्रधानमंत्री है वो भी उतर के आ जाते हैं, तो ये लोग तो फिर भी अपने पार्टी के अध्यक्ष हैं। आपने कहा कि यहाँ पे एमडी समीकरण अगर लागू होता है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं रुझान चेंज हो जाएगी। अगर महागठबंधन से क्यास लगाया जा रहा अभी के समय में, ज्यादातर चांसेस है कि वरुण विजय को वीआईपी से टिकट मिल सकती है यहाँ पे, जहां तक अभी तक हम लोग अनुमान लगा रहे हैं, फिर जहां तक सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। तो सर हमको सिर्फ इतना बताइए कि अगर वरुण विजय यहाँ पे आते हैं और एमडी समीकरण से अगर कोई प्रत्याशी यहाँ पे आता है, जैसे कि नाम अभी चल रहा है कि विनय पासवान, जी भीम आर्मी से विनय पासवान जो वहां से केसरिया विनय पासवान अगर आते हैं वहां पे, तो क्या कुछ समीकरण होगा? अगर विनय पासवान यहाँ से आ जाते हैं, एमडी समीकरण हो जाती है, उसके बाद में वरुण विजय यहाँ से रहते हैं, तो फिर किसका नुकसान करेंगे? शालिनी मिश्रा का या फिर वरुण विजय का? किसका ज्यादा नुकसान? मैं आपको बता रहा हूँ, अगर विनय पासवान की जो नामें चल रही है अभी तक सबसे फ्रंट पे, अगर वो आते हैं तो शालिनी मिश्रा का भी उतना ही टेंशन बढ़ेगा और वरुण विजय का भी उतना ही टेंशन बढ़ेगा। ये आप नहीं सोचिए कि हाँ अगर आप चंद्रशेखर साहब और ओवैसी साहब के पार्टी से आ रहे हैं गठबंधन से, तो आपको केवल महागठबंधन के वोट काटेंगे या एनडीए का ही काटेंगे, दोनों का कटेगा। देखिए जैसे ओवैसी साहब आएंगे तो मुस्लिम का जो वोटर, जो राजद के या महागठबंधन के वोटर थे वो शिफ्ट हो रहे हैं। जो महादलितों हैं या दलित का है उनका भी कुछ वोटर राजद का है या महागठबंधन का, उसमें सभी आ रहे हैं। दूसरा चीज होता है कि हाँ अब एनडीए वालों को कैसे नुकसान होगा? विनय पासवान समाज जो है चिराग पासवान को नेता मानता है बिल्कुल ऊपर में। अगर विनय पासवान जाते हैं और पासवान लोगों का वोट काटते हैं तो किसका वोट काटेंगे? एनडीए का काटेंगे। तो शालिनी मिश्रा को भी उतना ही टेंशन जितना वरुण विजय को, और इन दोनों के बीच में विकल्प बन रहा है। देखिए अगर एक तरफा हो रहा है लोग, और ये ऐसे समाज है ना, चंद्रशेखर साहब के हम आपको बताएं कि अगर वो आ जाते हैं तो एनडीए का काफी भारी मात्रा में जो वोट है वो शिफ्ट होते हुए दिखेगी। पासवान समाज हो गए या जो जितने महादलित या दलित हैं उन सभी का वोट चंद्रशेखर साहब कहने पे ही कट जाएगा। अच्छा, अब एक बार देखिएगा चंद्रशेखर साहब आकर अगर बोल देते हाँ यहाँ पे कुछ तोड़ फोड़ करना है, महादलित जो है ये सोचेंगे नहीं कि हाँ कानून क्या प्रक्रिया करेगी, कानूनी प्रक्रिया क्या होगा, कानून में किताब बच में हम कहाँ रहेंगे, बस साहब का आदेश है तो साहब का आदेश पूरा किया जाएगा। तो उसी प्रकार की इस केसरिया विधानसभा में देखने को मिलेगा। तो बहुत मजबूत स्थिति में अगर ये दो पार्टी एक साथ आती है तो इन दोनों का टेंशन बढ़ा देगा, वरुण विजय और शालिनी मिश्रा। अच्छा, आपने कहा तो क्या ऐसा हो सकता है कि पासवान समाज जो है कि चिराग पासवान को छोड़ करके शिफ्ट हो सकते हैं? बहुत हद तक चंद्रशेखर साहब और विनय पासवान का ये दोनों कंबाइंड जोड़ी हो जाती है। एक पासवान और दूसरा चंद्रशेखर साहब की अलग पब्लिसिटी है, अलग फैन फॉलोइंग है। अच्छा, देखिए जैसे एक्टर लोगों का फैन फॉलोइंग है ना, वैसा चंद्रशेखर का। अच्छा, हाँ वो अगर किसी चीज पे प्रतिक्रिया दे रहे हैं उसको बहुत लोग फॉलो करते हैं। वो कहाँ नगीना से सांसद है यूपी के, और देखिए बिहार में एक जगह कहीं रैली होता है ना इतना भीड़ होता है जितना और बड़े नेता में नहीं होता है। अच्छा, तो काफी भूमिका में रहेंगे। पासवान के साथ साथ और भी समाज हैं, कुछ समाजों को नहीं बोला जाता है क्योंकि जानते हैं जब पासवान कास्ट को लेकर अगर संबोधन करते हैं तो लोग उसके राजनीतिक मतलब निकाल लेते हैं। तो हम लोग भी थोड़ा कास्ट बोलने से बचते हैं, लेकिन जहां पे आप देखिएगा हरा झंडा, समझ जाइएगा से चंद्रशेखर साहब के वहाँ फैन फॉलोइंग बहुत है। अच्छा, हरा झंडा नीला झंडा? हाँ, हरा झंडा नीला झंडा। अच्छा, मतलब हरा में ही थोड़ा होता है नीला झंडा। अच्छा, अगर हम बात करें यहाँ पे केसरिया विधानसभा को लेकर, तो
अंतिम चीजें जो है आप बता दीजिए कि केसरिया विधानसभा में अगर यहाँ पे विनय पासवान आते हैं, एक तरफ से अगर संभावित प्रत्याशी में से अगर वरुण विजय को मिलता है टिकट या फिर डॉक्टर राजेश कुशवाहा को मिलता है, लगभग तय है केसरिया अरुण कुछ विजय को बदलने मिलेगा। में, हाँ वरुण विजय को वहां पे मिलेगा। तय है। अच्छा। और देखिए तीनों प्रत्याशी लगभग तय हैं, तीनों के एक तो घोषित ही हो गए हैं तो सामने यहाँ पे क्या है, यहाँ पे त्रिकोणीय लड़ाई हो सकती है? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है अच्छा। कि अगर विनय पासवान जाते हैं, एग्रेसिव चुनाव लड़ते हैं, तो त्रिकोणीय होगा ही होगा। अगर सामने फ्रंट फुट पे लेकिन विनय खेलेंगे, पासवान की तो कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है नहीं, तो फिर कैसे ऐसा डालेंगे? जिस पार्टी से आ रहे हैं, जिनके जो बड़े नेता हैं, उनका बैकग्राउंड की जरूरत नहीं होती। अच्छा। चंद्रशेखर साहब के फेस वैल्यू पे ही उनके समाज उनके तरफ टूट पड़ेंगे। अच्छा। ओवैसी साहब कहीं और से ही एक बार बोल देंगे ना, अच्छा, ये चुनाव निकाल सकते हैं या सिर्फ कुछ नुकसान करेंगे कुछ हद तक? देखिए हम बोले हैं, तीसरा विकल्प कुछ भी हो सकता है, तीनों में से कहीं भी कोई भी चीज जा सकती है, अच्छा। ज्यादा अंतर नहीं रहेगा। अगर विनय पासवान एग्रेसिव जाते हैं तो अगर हारेंगे भी ना तो बहुत कम मार्जिन से हारे रहेंगे। अच्छा। हाँ, अगर एग्रेसिव जाते हैं, फ्रंट फुट पे एकदम खेल रहे हैं, एकदम नीचे जीत के लिए अगर लड़ेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है उनके समाज से बहुत सपोर्ट मिलने वाले है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ये सारी चीजें बताने के लिए। बाकी आप लोग क्या कुछ सोच रहे हैं केसरिया विधानसभा को लेकर? क्या केसरिया विधानसभा में किस प्रकार की समीकरण काम कर रही है? अगर आप लोग कुछ जानते हैं तो प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मेरा नाम राजा बिहारी, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए।